नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी साहित्य विषय में रीतिकालीन काव्य आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें हम कवि मतीराम जी को पढ़ रहे हैं और मतीराम जी का आज का जो पद है वो प्रकृति वर्णन शीर्षक से है। और ये जो पद है प्यारे विद्यार्थियों, ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ ललित ललाम ग्रंथ में संकलित है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपको प्रसंग में लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश कवि मतीराम जी द्वारा रचित ललित ललाम ग्रंथ में संकलित प्रकृति वर्णन शीर्षक से उद्धृत है। और अब चलिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें 5 दोहे हैं प्रकृति चित्रण से संबंधित। ठीक है, तो आज हम इनको लेते हैं। कि ग्रीष्म हूँ रवि तपत हूँ, रहे जलद जनु झूमी। कि ग्रीष्म हूँ रवि तपत हूँ, रहे जलद जनु झूमी। कि तपी दृगनि शीतल करे, तो गाँव निकट की भूमि। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस दोहे में जो है मतीराम कवि जी ने प्रकृति का विशेष चित्रण किया है। और प्रकृति चित्रण में जो है मतीराम जी ने ऋतु वर्णन जो शीर्षक है, ऋतु वर्णन में अंतर्गत जो प्रकृति चित्रण है वो इसमें किया गया है। और इसमें ग्रीष्म का जो अवसान है और वर्षा काल का आरंभ है उसका चित्रण इसमें किया गया है। तो पहले कुछ शब्दार्थों को देख लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ग्रीष्म का अर्थ आप जानते ही हैं, ग्रीष्म माने गर्मी, गर्मी की ऋतु। हूँ तपत है, रवि माने सूर्य, तपत माने तपता है। ठीक है, तपत हूँ माने ग्रीष्म ऋतु में सूर्य प्रचंड रूप से क्या करता है, तपता है और पूरी धरती को जला देता है। इतनी भयंकर प्रचंड है वो ग्रीष्म काल में। आपके ज्येष्ठ जो महीना होता है तो उसमें कितना भयंकर गर्मी होती है। उस समय सूर्य अपने पूर्ण प्रचंड धूप जो है उससे इस धरती को जलाते हैं या तपाते हैं, संतप्त करते हैं। रहे जलद, और वर्षा काल में जलद माने बादल, जनु माने जैसे, झूमी माने झूमकर, झूम करके, उमड़ घुमड़ करके बादल है वो वर्षा काल में आते हैं। उमड़ घुमड़ करके बादल है वो किस काल में, वर्षा ऋतु में। और तपी माने तपी हुई, संतप्त, दृगनी माने नेत्रों को, आँखों को, नेत्रों को या फिर आँखों को। शीतल माने शीतल, ठंडी। करे माने करते हैं। गांव निकट की भूमि यानी गांव के पास की धरती है उसको वो क्या करती है, ग्रीष्म ऋतु के कारण वो तपती है, उसको शीतल करती है। देखिए अब इसका अर्थ प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कवि मतीराम जी ने ग्रीष्म ऋतु के साथ वर्षा काल का भी बताया वर्णन है। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं मतीराम जी कि ग्रीष्म हूँ रवि तपत हुआ है, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में सूर्य प्रचंड रूप से तपता है, अर्थात भयानक गर्मी है वो इस धरती पर पड़ती है। और उस समय ठीक ग्रीष्म ऋतु के बाद में जब वर्षा काल आता है तो वर्षा काल में रहे जलद जनु झूमी यानी आकाश में बादल है वह उमड़ घुमड़ करके झूमते हैं और वर्षा करते हैं। तो वर्षा काल में बादल उमड़ घुमड़ करके वर्षा करते हैं, झूमते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, वर्षा काल में बादल क्या करते हैं, आकाश में घूमते रहते हैं और वर्षा करते हैं। तपी दृगनि शीतल करे, गाँव निकट की भूमि। कि गांव के पास की जो भूमि है, गांव के पास की जो भूमि है, धरती है, उसको
जो है ये बादल है वो वर्षा करके जैसे कोई तपी हुई इस ग्रीष्म ऋतु में तपी हुई जो धरती है उसके नेत्रों को वो शीतल कर देती है। अर्थात यानी ग्रीष्म ऋतु में जब धरती तप जाती है, भयानक गर्मी से धरती संतप्त होती है, तो उस समय उस भूमि की आँखों को वर्षा काल के बादल वो उनको शीतले कर देते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। और विशेष वाले गांव के समीप की जो भूमि है उसकी तपी हुई आंखों को वर्षा काल में शीतल हो जाती है। ग्रीष्म काल के इसमें प्यारे विद्यार्थियों विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना ग्रीष्म काल की समाप्ति या अवसान, ग्रीष्म काल का अवसान या समाप्ति का तथा वर्षा काल के आरंभ का चित्रण इसमें किया गया है। एक तरफ तो ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति हो रही है अर्थात ज्येष्ठ महीने में जब तेज गर्मी होती है, उसके बाद में जैसे फिर वर्षा के महीने आते हैं, उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु के बाद में वर्षा काल आता है, तो उसका चित्रण इसमें किया गया है। और अनुप्रास अलंकार है और साथ ही साथ इसमें प्यारे विद्यार्थियों परिसंख्य अलंकार भी है। ठीक है ना। तो यहाँ पर पहले ग्रीष्म का बता करके फिर आगे संख्या के रूप में आगे बढ़ाते हुए जो है वर्णन वो किया गया है वर्षा का। तो ये हो गया इसमें अलंकार। छंद की बात करें तो दोहा छंद है, भाषा की बात करें तो ब्रज भाषा है। ठीक है, इस प्रकार से ये पद है, आप इसमें विशेष वाले पॉइंट में लिख देंगे। अब देखिए अगला पद, भोर भावरे भरत है कोकिल कुल मंडरात, कि भोर भावरे भरत है कोकिल कुल मंडरात, यार साल की मंजरी सौरभ शुभ सरसात। प्यारे विद्यार्थियों इस दोहे में कवि मतीराम जी ने जो है इसमें बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। ठीक है, प्रकृति चित्रण में प्रस्तुत दोहा या पद्यांश कवि मतीराम जी द्वारा रचित ललित ललाम ग्रंथ में संकलित प्रकृति वर्णन शीर्षक से उद्गृत है और इसमें कवि मतीराम जी ने बसंत ऋतु की प्राकृतिक छटा का वर्णन किया है। ठीक है, अब इसमें थोड़े शब्दार्थ को देख लेते हैं। भौर का अर्थ होता है भौरे। ठीक है, भौरे। भावरे चक्कर लगाते हैं, चक्कर भरत मैंने काटते हैं, चक्कर लगाते हैं, भरते हैं, चक्कर भरते हैं, चक्कर काटते हैं। कोकिल कुल मंडरात, कोकिल मैंने कोयल, कोयल कुल का अर्थ हो गया झुंड, कोयल का जो झुंड है। मंडरात मैंने मंडराते हैं, उड़ते हैं, मंडराते हुए उड़ते हैं। ठीक है, और यानी इस ऋतु में इस काल में रसाल मन आम, रसाल का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों आम की मंजरी, मंजरी कहते हैं बोर को, ऊपर वाले बोर मंजरी, बोर बोरिया नहीं है यहाँ पर, बोर मंजरी निकलती है पहले वो मंजरी खिले हुई। और सौरभ का अर्थ होता है सुगंध, शुभ का अर्थ वैसे शुभ है, सरसात मने सरसता, तो यहाँ पर सुगंध है वो चारों ओर बरस रही है। ठीक है, तो शुभ जो सुगंध है वो सरस रही है, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि चारों ओर सुगंध ही सुगंध फैल रही है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें मन भावन जो सुगंध है वो फैल रही है। ठीक है, और अब देखिए इसका अर्थ, तो कवि मतीराम जी है प्यारे विद्यार्थियों इसमें कह रहे हैं कि बसंत ऋतु में चारों ओर भंवरे हैं वो गुंजन करते हुए उड़ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। कहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं? फूलों पर। फूलों पर भंवरे गुंजन करते हुए चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है,
भंवरों का जो समूह है वो चक्कर लगा रहा है। और साथ ही साथ बसंत ऋतु में भंवरे हैं वो पुष्प गुच्छों के ऊपर, फूलों के झुंडों के ऊपर चक्कर काट रहे हैं। कोकिल कुल मंडराद, और साथ ही साथ कोयल भी अपने समूह में उड़ती हुई क्या करती है, क्या कर रही है, कोयल भी उड़ती हुई झुंडों में जो है चक्कर लगा रही है। कोयल भी अपने झुंडों में चक्कर लगा रही है, काट रही है। कोयल भी मदमस्त होकर के बसंत ऋतु में मीठी मीठी मधुर वाणी में बोलती हुई उड़ रही है। ठीक है, इसका अर्थ समझ में आ गया। या रसाल की मंजरी सौरभ शुभ बरसात सरसात, अर्थात बसंत ऋतु में आम की जो बोर है, मंजरी है, वह इस वर्षा काल में आम की जो मंजरी है उसकी चारों ओर सुगंध है वो फैल रही है। यानी आम की जो मंजरी है, ठीक है, पहले मंजरी आती है छोटी छोटी ऐसे, उसमें मंजरी आती है फूलों के ऊपर, तो वो मंजरी है, उस मंजरी की जो गंध है वो सुगंध है, वो बड़ी मन भावन सुगंध चारों ओर बसंत ऋतु में फैल रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों बसंत ऋतु का प्राकृतिक वर्णन वो किया गया है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। पहले वाले में ग्रीष्म ऋतु का, फिर वर्षा काल का वर्णन हो गया, अब है इसमें बसंत ऋतु का। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर किसका वर्णन किया गया है, बसंत ऋतु का। और अब देखिए अगली इसमें विशेष वाले पॉइंट में आप क्या लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, विशेष वाले पॉइंट में आप लिख लेना बसंत ऋतु की जो प्राकृतिक छटा है, भंवरे हैं और कोयल है, उनका स्वाभाविक वर्णन वो इसमें किया गया है। कोयल का, भंवरे का, बसंत ऋतु की प्राकृतिक छटा का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। ये आप विशेष वाले पॉइंट में लिख देंगे। अलंकारों की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों आप अनुप्रास अलंकार है, साथ ही साथ इसमें काव्यलिंग अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, काव्यलिंग अलंकार, दो अछंद है, भाषा ब्रिज है। इस प्रकार से ये आप विशेष वाले पॉइंट में लिख देंगे। अगला पद देखते हैं। वर्षा ऋतु बीतन लगी, प्रतिदिन शरद उदोती। वर्षा ऋतु बीतन लगी, प्रतिदिन शरद उदोती। लह लह ज्योति जुआर की, अरु गुआर की होती। अर्थात इस पद में प्यारे विद्यार्थियों वर्षा काल के समाप्ति का और शरद ऋतु के आरंभ का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्यांश कवि मतीराम जी द्वारा रचित ललित ग्रंथ में संकलित प्रकृति वर्णन शीर्षक से उद्धृत है। इसमें वर्षा ऋतु की समाप्ति और शरद ऋतु के आरंभ का जो वर्णन है वो किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़े शब्दार्थ। वर्षा ऋतु बीतन, बीतन माने समाप्त होने लगी, बीतने लगी, बीतने लगी, लगी। प्रतिदिन यानी हमेशा, प्रतिदिन। अब किसके हो गए, शरद उद्योति यानी शरद ऋतु। शरद ऋतु के दिन उदोति माने उदय होने लगे हैं, अर्थात शरद ऋतु आरंभ हो गई है। क्या हो गई है, शरद ऋतु आरंभ हो गई है। और शरद ऋतु में क्या प्रकृति पर प्रभाव पड़ रहा है, लह लह माने लह लहा रही है, लह लहा रही है, खिल रही है, विकसित हो रही है। ज्योति, ज्योति माने सफ़ेद जो बालियां हैं, किसकी, ज्वार की, जवार की, जवार फसल है उसकी जो सफ़ेद बालियां, उसके सफ़ेद फूल खिल करके उसकी जो बालियां निकल रखी है उसकी बड़ी उज्जवल, स्वच्छ, सुंदर लग रही है। अरु मना और गंवारी मना गंवार, गंवार की फसल होती मना होती है, आकर्षक लगती है। ठीक है, आकर्षक लगती है। तो अब देखिए इसका अर्थ कि कवि मतीराम जी कवि कहते हैं
मतीराम कवि कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु बीतने लगी, कि अब वर्षा ऋतु बीतने लग गई है, समाप्ति होने वाली है, वर्षा ऋतु की समाप्ति होने वाली है। और अब शरद ऋतु आरंभ हो गई है, प्रतिदिन शरद उदोत्य, शरद ऋतु के दिन उदय होने लगे हैं, अर्थात शरद ऋतु का प्रारंभ हो गया है। और इस समय शरद ऋतु में क्या होता है, लह लह ज्योति जवार की, यानी जवार की जो फसल है वो अब क्या कर रही है, लहरा रही है, लहला रही है, ठीक है। और उसकी सफ़ेद रंग की जो बालियां हैं, फूल है, वो बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो इस प्रकार से सफ़ेद रंग की बालियां वो जवार की बहुत सुंदर आकर्षक लग रही है। अरु गंवार की होती, और साथ ही साथ इस ऋतु में, शरद ऋतु में गंवार की फसल या गंवार फली की जो फसल है वह भी बड़ी आकर्षक लग रही है। तो यहाँ पर दो वर्णन हो गए, एक तो ज्वार की बालियाँ बहुत ही उज्जवल सफ़ेद जो बाली हैं बहुत सुंदर लहला रही है, और साथ ही साथ गंवार की जो फसल है वह भी बड़ी आकर्षक लग रही है। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये पद भी समझ में आ गया होगा आपके, और बहुत सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, आराम से कर सकते हैं आप इसको। इसमें विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना, शरद काल में खेतों की जो शोभा हो रही है, शरद काल में जो खेतों की शोभा है, खेतों की आभा है, उसकी रूप सौंदर्य है खेतों का, उसका स्वाभाविक चित्रण किया गया है। और इसके साथ साथ आप इसमें अलंकार की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है इसके अंदर, ठीक है, अनुप्रास अलंकार है, ब्रज भाषा है, दोहा छंद है, ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आ गया होगा। ये दो चीज़ें तो आप इसमें लिख ही देंगे सब में। और आगे देखिए, सुखी सुता पटेल की, सुखी सुता पटेल की, तो सूखी ऊकनी पे की, अब फूली फूली फिरे, तो फूली हर हर देखी। अर्थात इसमें बहुत सुंदर वर्णन किया है। इसमें कोई किसान की, यानी पटेल, पटेल कहते हैं किसान को, तो किसान की पुत्री की मनोदशा का चित्रण किया गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश कवि मतीराम जी द्वारा रचित ललित ललाम ग्रंथ में संकलित प्रकृति वर्णन शीर्षक से उद्धृत है। इसमें किसान की पुत्री की मनोदशा का वर्णन है वो किया गया है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों किस प्रकार से किया गया वर्णन, सरल है ये भी। सुखी हो गई, सुखी हो गई मतलब सुख नहीं प्राप्त किया है, सुखी हो गई, सुखी ड्राई, इंग्लिश में बोले ड्राई, ड्राई कैसे, सुखी हो गई का मतलब हो गया कि जो सुता का अर्थ हो गया पुत्री, पटेल का अर्थ हो गया किसान, किसान की पुत्री या बेटी सुखी हो गई, अर्थात सुखी हो गई, अर्थात दुखी हो गई। समझ में आया, सूख गई है, किसान की बेटी चिंता करके सूख गई है। क्यों कि सूखी ऊखनी पेकी, पेकी मैंने देख कर, क्या चीज, ऊखनी, ऊखनी मैंने गन्ने की फसल, गन्ने की फसल को सूखते हुए देख करके किसान की बेटी सूख गई, अर्थात दुखी हो गई। जब देखा कि खेतों में जो गन्ने की फसल है वो अब क्या होने लग गई है प्यारे विद्यार्थियों, सूख गई है। और जब फसल को सूखते हुए देखा तो किसान की बेटी चिंता करने लगी और चिंता करके सूख गई, अर्थात बड़ी दुखी हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो गन्ने की फसल है, ऊखनी, ऊखनी मैंने गन्ने की फसल, गन्ने की फसल को सूखते हुए देख करके किसान की जो बेटी है वो क्या हो गई, बड़ी दुखी हो गई, सूख गई बेचारी कि अब क्या करेंगे, कैसे हम अपना जीवन चलाएंगे, कैसे जो है किसान की बेटी बड़ी जो है दुखी हो गई, चिंता करने लगी, किसान की बेटी चिंता करने लगी। अब फूली फूली फिरे, फूली फूली फिरना मुहावरा है, फूली फूली फिरना, फूली फूली में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है,
यहाँ सुखी सुखी में यमक अलंकार भी है। फूली फूली पीरे अर्थात बड़ी प्रसन्नता, प्रसन्न हो रही है, प्रसन्न हो रही है। क्यों हो रही है कि फूली अरहर देखी, अरहर की फसल को फूली यानी विकसित होकर के खिली हुई या पूर्णतः विकसित होती हुई देख करके बड़ी प्रसन्न हुई है। ईख के गन्ने की फसल को सूखते हुए देख कर को तो चिंता में पड़ गई है, वो सूख गई है अर्थात चिंता में पड़ गई है, दुखी हो गई है। लेकिन जो है ईख को क्या नाम अरहर को देख करके, अरहर को खिलते हुए देख करके वह बड़ी क्या होने लगी है, बड़ी प्रसन्न हो गई है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया होगा। तो अब फूली फूली फिरे फूली अरहर देखी अर्थात अब अरहर की फसल को विकसित होता देखकर, खिला हुआ देख करके वो किसान की बेटी बड़ी फूली फूली फिरने लगी अर्थात बड़ी प्रसन्न हो गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको लिखना है कि ऋतु परिवर्तन के साथ फसलें वो लहलहाने लगती है और उससे किसान परिवार है वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि किसानों की सारी आशाएं फसलों पर ही टिकी रहती है। किसान तभी प्रसन्न होंगे जब उनकी फसलें खूब लहलाती है, फसल पूर्णतः विकसित होती है और उनके घर अनाज होता है। इस कारण से वो बड़े प्रसन्न होते हैं। अगर उनकी फसलों को नुकसान होता है तो वह बहुत चिंतित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर एक किसान की मनोदशा का चित्रण किया गया, किसान की बेटी की मनोदशा का चित्रण किया गया है, प्रकृति का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। और विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना अनुप्रास अलंकार है और सूखी सूखी में यमक अलंकार है। अनुप्रास तो है ही है और सूखी सूखी में यमक अलंकार है। ठीक है, और इसके साथ में फूली फूली में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, यानी एक ही शब्द दो बार आए, दोनों का अर्थ एक ही हो तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। यमक में शब्द दो हो, दोनों एक जैसे से हो तो यहाँ पर अर्थ उसके अलग अलग होते हैं। सूखी, सूखी मने सूख गई, सूखी मने सूखना, ठीक है, नष्ट हो जाना। अब यहाँ पर सूखी का अर्थ दुखी से हो गया, यहाँ पर सूखी का अर्थ फसल की सूखने से हो गया। ठीक है, और अब इसमें दोहा छंद ही है और ब्रजभाषा है। आगे देखिए अंतिम पद, ग्रीष्म ऋतु की दोपहरी चली बाल बन कुंज। ग्रीष्म ऋतु की दोपहरी चली बाल बन कुंज। अंग लपैती छन लुएर मलय पवन के पुंज। अर्थात प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है कि ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार से गर्मी के कारण लोग जो है तड़पते हैं। दोपहरी मैंने दोपहर में चली मैंने चलती है या चली है कौन, बाल, बाल मैंने युवती, वो युवती है। वन मैंने उपवन के कुंज, कुंज में। अंग मैंने शरीर के अंग, शरीर। लपई मैंने लथपथ हो जाते हैं, किससे, पसीने से, पसीने से लथपथ। तीक्ष्ण मैंने तीक्ष्ण, भयंकर। लू मैंने लुए मैंने लू, गरम हवा। मले मैंने मलियाचल या मले का अर्थ होता है चंदन। मलियाचल से उड़ने वाली जो हवा के पुंज, पुंज मैंने समूह या उनकी शीतल। मन भावन सुगंध, ठीक है, उससे अर्थ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु की दोपहरी, कवि मतीराम जी कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु की तेज धूप दोपहरी में जब इतनी अत्यधिक गर्मी के कारण शरीर पसीने से लथपथ हो जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु की दोपहरी में अत्यधिक गर्मी और लुएं चलने से शरीर के अंग पसीने से लथपथ हो जाते हैं और उस समय कोई बाल है, बाल यानी जो है युवती, कोई युवती है
उपवन के कुंज में चली जाती है, अर्थात शीतलता प्राप्त करने के लिए इस ग्रीष्म ऋतु की भीषणता से, गर्मी की भीषणता से बचने के लिए कोई युवती है वो उपवन के कुंज में चली जाती है। और उस समय वह मलय पवन के पुंज अर्थात मलय पर्वत की तरफ से आने वाली शीतल हवा के जैसे सुगंधित हवा या शीतल हवा को प्राप्त करती है वहाँ पर, क्योंकि कुंज में वृक्षों की जो हरियाली है उससे वो उसको गर्मी से बचाव उसका हो जाता है, तो शीतलता का अनुभव करती है। तो वह जो बाला है, युवती है, वो मलय पर्वत के जो मलय पवन के पुंज यानी जो ग्रीष्म ऋतु मलयाचल की शीतल सुगंधित हवा के झोंकों से राहत उसको मिलती है, इसीलिए वो उपवन और कुंज में जाती है। तो मलयाचल यानी जो चंदन का, जहाँ ऐसा पर्वत जिसमें चंदन के वृक्ष बहुतायत होते हैं और उससे निकलने वाली जो हवा आती है, पवन आती है, उसमें चंदन की शीतलता और सुगंध दोनों विद्यमान रहती है, जो कि मन को अच्छी लगती है, शरीर को अच्छी लगती है। तो इस प्रकार से वह युवती जो है बगीचे में जाती है और बगीचे में जाकर के ठंडी हवा का जो है अनुभव करती है। तो इस प्रकार से ये पद आपको समझ में आ गया होगा। विशेष वाले पॉइंट में ग्रीष्म ऋतु की तीक्ष्णता और नायिका की अंगों की सुकुमारिता का वर्णन इसमें किया गया है कि किस प्रकार नायिका के अंग बड़े कोमल है, इस कारण थोड़ी सी गर्मी से ग्रीष्म ऋतु की दोपहरी में बहुत कष्ट पाती है। और जो प्यारे विद्यार्थियों इसलिए वो कुंज उपवन कुंज में वो चली जाती है। तो इस प्रकार से स्वाभाविक वर्णन किया गया ग्रीष्म ऋतु की तीक्ष्णता का। और अनुप्रास और विरोध अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है, क्योंकि तीक्ष्णता के साथ में शीतलता का भाव व्यक्त हुआ है, तो विरोध है इसमें, तो अनुप्रास और विरोध अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। दोहा छंद है, ब्रज भाषा है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये पद आपको समझ में आ गए होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे नए पाठ को लेकर के। अब आज है वो प्यारे विद्यार्थियों आपके मतीराम जी वाला पाठ है वो पूर्ण हुआ है। इसमें हमने दानवीर महिमा शीर्षक से वर्णन पढ़े, युद्धवीर महिमा शीर्षक से वर्णन पढ़े, श्रृंगार वर्णन सुषमा से वर्णन पढ़े, भक्ति भाव से संबंधित पद वो पढ़े, और अंत में ये प्रकृति जो चित्रण है प्रकृति वर्णन शीर्षक से पद पढ़े हैं। तो इस प्रकार से यह आपका पाठ आज पूर्ण हुआ है, ठीक है। तो इन पाठों की व्याख्या को फिर से आप देखेंगे, जो पद पढ़ाए गए हैं इन व्याख्याओं को ठीक से आपको पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, इनको याद करना है प्यारे विद्यार्थियों ठीक प्रकार से। चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका अगला जो पाठ है वो आपका वृंद कवि का होगा, वृंद कवि जिनका पूरा नाम था वृंदावन दास, ठीक है। तो इनके पदों को, इनके दोहों को लेकर के फिर अगले जो सत्रांक में अगले व्याख्यान में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंदी, धन्यवाद।